हेलो दोस्तों। तो मैं अपनी कहानी दुल्हन एक रात की का सेकंड पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। रोहित चुपचाप खड़ा उसे साड़ी उतारते हुए देख रहा था। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि पूनम ऐसा क्यों कर रही है। दिलीप ने उसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग दी थी आज ही, मगर वह सब कुछ भूल गया था। जब तक वह अपने विचारों के दायरे से बाहर आता तब तक पूनम साड़ी उतार चुकी थी और ब्लाउज उतार रही थी। वह देखकर रोहित तुरंत आगे बढ़ा और उसे मना करते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मत उतारो। पूनम का आश्चर्य और बढ़ गया था। एक आदमी जो लुटेरों की तरह आया था आज उसकी इज्जत का संरक्षक बन गया। किस तरह बदलाव आता है एक आदमी में। रोहित इसका साक्षात उदाहरण था। पूनम ने घबराकर रोहित की ओर देखा। वह वासना नहीं थी बल्कि शर्मिंदगी थी। पूनम ने ब्लाउज फिर से पहन लिया और साड़ी उठाते हुए रोहित की ओर इस प्रकार देखा कि जैसे पूछ रही हो, इसे पहनूं या नहीं। और रोहित ने आंखों से ही कह दिया, पहन लीजिए। और पूनम ने धीरे धीरे साड़ी पहनी। फिर दोनों सोफे पर बैठ गए। पूनम ने देखा कि सुबह के 5 बजने वाले हैं, बस दिन निकलने ही वाला है। तो वह कुछ सोचकर उठी और पर्स में से 5,000 रुपए निकालकर रोहित को देते हुए बोली, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के। उसकी इन बातों से रोहित पूरी तरह से चौंका। एक वेश्या पैसे भी लौटा सकती है, ये तो कल्पना के बाहर की बात थी। रोहित ने मना करते हुए कहा, आपकी रात तो खराब हुई है ना, ये उसी के पैसे हैं, रख लीजिए अपने पास। मगर मैं इन्हें अपने पास कैसे रख सकती हूँ, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। दोनों में बहस होने लगी। आखिर रोहित जीत गया। पूनम ने वह पैसे अपने पास रख लिए। पूनम ने कहा, आप फिर किसी दिन आ जाइएगा और अपना काम करके चले जाइएगा। उस दिन का पैसा नहीं लगेगा आपका। अब ठीक है नहीं? ठीक नहीं है। यह मैं जब दोबारा आऊंगा तब तुम्हें फिर से अपना पारिश्रमिक लेना होगा। पर तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं दोबारा आऊंगा ही नहीं? मैं सोच नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। मेरे मन में एक अपराध बोध सा है, बस उसी के कारण आपसे ये कह रही हूँ। क्या आप आएंगे? रोहित काफी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ये बात कहने से पहले मैं तो निश्चित था कि मैं यहाँ क्या किसी कोठे पर अब कभी नहीं जाऊंगा। मगर तुम्हारे इन शब्दों ने जादू सा काम किया है। अब मैं भी एक बार और यहाँ आना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो बताइए फिर कब आ रहे हैं आप? रोहित पर काफी देर तक सोचता रहा और सिर नीचे कर कहने लगा, दरअसल बात यह है कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ, 35 वर्ष का हो गया हूँ। अब शादी होने की संभावना भी लगभग नहीं है। मैं ये सोचकर आया था कि शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, शादी वाला आनंद तो एक बार ले लूं। मगर मेरे मन ने शायद गलत काम स्वीकार नहीं किया, आगे भी स्वीकार नहीं करेगा। इसमें एक ही गुंजाइश लग रही है मुझे कि यदि आप एक दिन के लिए मेरी दुल्हन बन जाओ। उस रात दुल्हन की तरह तुम कपड़े पहनो, मेकअप करो और मैं दूल्हे की तरह ही कपड़े पहनूं, तो शायद ये मन इसे स्वीकार कर ले। पर क्या तुम ऐसा कर पाओगी? क्या तुम मेरे लिए एक रात की दुल्हन बनना स्वीकार करोगी? पूनम भौचक रह गई। यहाँ पर आने वाले लोग तो कुछ और ही फरमाइश करते हैं, और यह रोहित, इसकी फरमाइश है कि वह एक रात के लिए उसकी दुल्हन बन जाए। क्या यह संभव है? क्या उस जैसी लड़की कभी दुल्हन बन पाएगी? बहुत पहले उसने ये ख्वाब देखा था जब अरुण से प्यार करती थी, मगर वही अरुण इसे इस धंधे में धकेल कर भाग गया। कमीना कहीं का, आज अगर मिल जाए तो उसकी जान भी ले लूं। मगर वह कायर पता नहीं और किस किस लड़की के साथ ऐसी चीटिंग कर रहा होगा। उसके बाद से तो उसका पुरुष जाति से विश्वास ही उठ गया था। तभी तो वह इतनी कठोर हो गई थी। उसने फिर ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया, आखिर वह चाहता क्या है। एक रात के लिए उसे दुल्हन के रूप में ही तो देखना चाहता है ना। यह उसने नाजायज मांग तो नहीं रखी है। लोग तो पता नहीं उससे और क्या क्या चाहते हैं, जिन्हें मैं बता भी नहीं सकती।
एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती क्या? वैसे यह ख्वाहिश प्रकट करने के लिए उसने ही तो प्रेरित किया था रोहित को। अब जब वह कुछ चाहता है तो वह पीछे क्यों हट रही है? एक रात के लिए दुल्हन की एक्टिंग ही तो करनी है, कर लेगी। वैसे भी वह जब से इस धंधे में आई है तब से झूठी हंसी हंसने की एक्टिंग ही तो कर रही हूँ। हर ग्राहक के साथ सोते वक्त अंदर ही अंदर कितना रोती हूँ, मगर ग्राहक के सामने ऐसे पेश आती हूँ जैसे कि वह भी उसके साथ जन्नत में सैर कर रही हो। जब वह ऐसी एक्टिंग कर सकती है तो दुल्हन की भी कर ही लेगी। इससे अगर एक मासूम आदमी की कोई ख्वाहिश पूरी होती है तो ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? और पूनम ने अनुमति दे दी। उसके हाँ कहने से रोहित खुश हो गया। रोहित ने जब उससे तारीख पूछी तो पूनम डायरी देखने लगी। अगले 7 दिनों की बुकिंग थी उसके पास। उसने 28 सितंबर की तारीख बुक कर दी रोहित की दुल्हन बनने के लिए। सिर्फ 8 दिन बचे थे और रोहित ने उसे दुल्हन के कपड़े सिलवाने के लिए साथ चलने की बात की तो पूनम ने कहा आज ही जाना होगा, 4-5 दिन तो लहंगा और चोली सिलने वाला भी लेगा। दोनों ने तय किया कि वह ठीक 2 बजे कन्नॉट प्लेस में मिलेंगे। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी आपस में शेयर कर लिए। उसके बाद रोहित दिलीप के घर आ गया। दिलीप और विजय पहले ही घर आ चुके थे और नींद निकाल रहे थे। रोहित को देखकर दोनों उस पर पिल पड़े। कैसी रही तेरी सुहाग रात? अब तो उतर गया तेरा कुंवारापन, हो गई ख्वाहिश पूरी, चुप क्यों है बता? रोहित कुछ नहीं बोला और चुपचाप एक बिस्तर में घुसते हुए बोला, मैं बहुत थका हुआ हूँ अभी, बाद में बात करेंगे इस विषय पर, अभी तो मुझे सोने दो। और वह चादर ओढ़कर सो गया। विजय को बड़ा बुरा लगा उसका इस तरह से व्यवहार करना। वह दिलीप से बोला, साले के नखरे तो देखो, कल तक जो मिनिया रहा था आज शेर बन गया है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल। एक तो उसकी ऐश करवा दी, उस पर सीधे तरीके से बात भी नहीं कर रहा है। हरामखोर कहीं का, अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहा है? विजय, दुनिया का दस्तूर यही है, जब काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लो और जब काम निकल जाए तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दो। यही तो जमाने की रीत है। यदि रोहित ऐसा कर रहा है तो वह ऐसा क्या गलत कर रहा है? वह भी जमाने के चलन के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है। और इतना क्यों सोच रहा है तू? अपन भी तो हम मस्ती की है पूरी रात, इसलिए उससे क्या चिढ़ना। चलो हम भी थोड़ी देर और सोते हैं। और दोनों दोस्त भी सो गए। रोहित ने 12 बजे का अलार्म लगा रखा था। सबकी नींद खुल गई। रोहित तुरंत खड़ा हो गया और दैनिक काम करने के बाद 1 बजे तैयार हो गया। उसे 2 बजे कन्नॉट प्लेस जो जाना था, वह 2 बजे से पहले उस जगह आ गया था। पूनम अभी आई नहीं थी। ठीक 2:15 बजे पूनम भी वहां पर पहुंच गई और आते ही बोली, सॉरी थोड़ा लेट हो गई, दिल्ली का ट्रैफिक भी ना चलता कम है और जाम ज्यादा रहता है। आप कब आए? बस अभी 2 मिनट पहले ही आया हूँ। मैं भी जाम में फंस गया था, मगर इधर उधर से निकाल लाया ऑटो वाला। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं। अगर मुनासिब समझे तो दुल्हन की ड्रेस खरीदने चले। और दोनों कन्नॉट प्लेस पर ही लहंगा चोली देखते रहे। उनकी पहली शर्त होती थी कि ड्रेस 26 सितंबर तक मिल जानी चाहिए। इस तारीख तक देने के लिए कोई भी दुकानदार तैयार नहीं हुआ तो एक दुकानदार से रोहित ने कहा, किसी टेलर से कहो कि जल्दी तैयार करने के लिए उसे दुगनी मजदूरी देंगे। बस दुगनी मजदूरी के लालच में खट से तैयार हो गया था एक दर्जी। पूनम की ड्रेस खरीदने के बाद रोहित की शेरवानी भी खरीदी गई और इस तरह रोहित की ख्वाहिश की पहली सीढ़ी पार कर ली गई। रोहित विजय और दिलीप के सवालों से बचने के लिए सीधा अपने गांव आ गया। घर में उसकी मम्मी ने जब उससे पूछा कि वह कहाँ गया था तो उसने कह दिया कि दुकान का सामान खरीदने दिल्ली गया था। इस पर मम्मी क्या कहती, बस इतना ही कहा, घर से बाहर जाओ तो बताकर जाया करो, मुझे चिंता हो जाती है। रोहित जानता था कि उसकी माँ का एक वही आसरा था। पिताजी तो बहुत पहले ही चल बसे थे। माँ ने उसे बहुत मेहनत से पाला था। अब वह उसकी शादी के सपने सजाने लगी थी, मगर शायद उसकी किस्मत में बहू और पोते पोती नहीं थे।
रोहित कोशिश करता था कि उसकी किसी भी बात पर माँ को ठेस ना लगे। माँ रोहित पर जान लुटाती थी। अभी भी अब रोहित कैसे बताता कि उसके दिल में एक अवैध ख्वाहिश पनप गई थी, जिसकी पूर्ति के लिए वह दिल्ली गया था। दिन बीतते रहे और रोहित के नित नए मंसूबों के मीनार बनते रहे। कुछ शायरी भी उसने याद कर ली थी। पहली और शायद आखिरी बार एक रात का दूल्हा बनने का सौभाग्य मिल रहा था उसे। इस अवसर को ढंग से मनाना चाहिए। बस इन्हीं ख्यालों में ये 7-8 दिन कब गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। शाम के 5 बज रहे थे। वह घर से खाना खाकर जा ही रहा था। माँ को आज फिर व्यावसायिक दौरा बताकर उसे अनुमति ले ली थी। दिल में एक अनोखा सा एहसास लेकर वह चल पड़ा। इतने में पूनम का फोन आ गया। उस कॉल को देखकर रोहित का दिल धक से रह गया। कहीं पूनम का इरादा बदल तो नहीं गया। अगर उसने मना कर दिया तो फिर वह क्या करेगा? कहीं पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया है उसे धंधा करते हुए? उसके मन में प्रश्नों का अंबार चलने लगा। पूनम की कॉल मिस हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कॉल बैक करने की। अगर उसने ना कर दी तो उसके तो सारे अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे। और उसने इतना पैसा जो खर्च किया था अब तक और अभी भी कर रहा है, उसका क्या? यदि उसे ये सब नहीं करना था तो उसने हाँ क्यों की थी? हाँ कर भी दी थी तो कोई बात नहीं, उसे दुल्हन वाली ड्रेस तो नहीं सिलवानी चाहिए थी। मैं तो घर का रहा ना घाट का, अब वहां जाकर भी क्या कर लूंगा? उसका मन बहुत तेज गति से दौड़ रहा था। उसे पूनम से कुछ लगाव सा हो गया था, जैसे कि वास्तव में वो उसकी दुल्हन बनने वाली थी। उसके कदम ठिठक गए, धड़कन रुक सी गई और आंखें पतरा सी गई। कुछ सेकंड खड़ा रहा। एक बार फिर से मोबाइल बज उठा। फिर से पूनम की ही कॉल थी। इस बार तो उठाना ही चाहिए, चाहे फिर वह मौत का फरमान ही क्यों ना हो। धड़कते दिल से उसने फोन रिसीव किया और हेलो कहा। उधर से आवाज आई, कहाँ हैं आप? गाड़ी में, हकलाते हुए बोला। गाड़ी का इसलिए बोल दिया कि क्या पता गाड़ी का नाम सुनकर वह अपना इरादा बदल दे। ओके। सुनो, मुझे एक बात कहनी है। जब कोई लड़की किसी लड़के को सुनो कहकर बुलाती है तो एकदम पत्नी वाली फीलिंग्स आने लगती है। रोहित को भी पूनम का सुनो कहना बहुत अच्छा लगा था। बोलो क्या कहना है? जैसे तैसे मैं बोला। कब तक आ जाओगे? 8 बजे तक आ जाऊंगा। लेट आना है क्या? अरे नहीं, जब आपका मन करे तब आ जाना, मैं तैयार मिलूंगी। और हाँ, नए पते पर आना। मैंने नया पता और लोकेशन आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी है। पर नई जगह क्यों? उसने घबराते हुए पूछा। जब तुम यहाँ आ जाओगे तब बता दूंगी। ठीक है, इतना ही कह पाया था। उधर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। रोहित सोचता ही रह गया कि पूनम ने घर क्यों बदला है। क्या बात हो सकती है जो उसे घर बदलना पड़ गया? मालिक से उसकी लड़ाई तो नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं है कहीं मैं किसी और जगह बुलाकर फंसा रही हो? रोहित का दिमाग सुन होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें भी जोर से चल रही थी, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वह अपनी ही धुन में खोया हुआ था और पूनम के ख्यालों में डूबा हुआ था। ठीक 8:15 बजे वह पूनम के पास पहुंच गया। दरवाजा पूनम ने खोला। पूनम को देखकर रोहित हैरान हो गया। पूनम दुल्हन के लिबास में सामने खड़ी थी। लाल सुर्ख लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्का मेकअप भी कर रखा था जो उसके हुस्न को और निखार रहा था। पूनम ने रोहित के पैर छूने चाहे तो रोहित पीछे हट गया। ये क्या कर रही हो? रोहित चौंकते हुए बोला। अपने पति से आशीर्वाद ले रही हूँ, और क्या? पूनम की आंखों में बनावट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अरे वह तो एक नाटक जैसा है, सचमुच का थोड़ी है जैसे तैसे, रोहित बोला। पर मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। पहले मैंने भी सोचा था कि नाटक ही तो करना है, कर लूंगी। लेकिन जब से आपने मुझे दुल्हन वाला लहंगा चोली दिलवाया था तब से मैं सोचने लगी कि क्या मैं वाकई दुल्हन बन रही हूँ। उस दिन मैं पहले तो निश्चय नहीं कर पा रही थी कि मुझे करना क्या है। फिर मेरे दिल ने कहा, पूनम तू दुल्हन बन रही है, और दुल्हन न केवल तन से बल्कि मन से भी दूल्हे की होती है। क्या तू मन से रोहित की दुल्हन बन पाएगी? इस प्रश्न पर मैं उस दिन बहुत सोचती रही। इतना कि रात के 10 बज गए थे। उस रात की बुकिंग वाला ग्राहक बगल के कमरे में मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था और उस समय मैं हिचकोले खा रही थी। फिर मैंने अपने मन की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि दुल्हन बनने के लिए मन को भी दुल्हन बनना पड़ेगा। केवल तन से दुल्हन बनना एक छलावा है और एक मासूम व्यक्ति के साथ छलावा कर उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर क्या था? उसने तय कर लिया कि वह मन से भी दुल्हन बनेगी। उसने उस रात के ग्राहक से क्षमा मांग ली और उसके पैसे वापस कर दिए। उस दिन यह तय कर लिया था कि अब यह धंधा और नहीं करेगी।
पूनम सांस लेने के लिए रुकी। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो? पता नहीं। उस समय मेरे दिमाग में प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं थी तो केवल दुल्हन की भूमिका, जिसे मुझे मन से निभाना था। मैंने अपना निर्णय मालिक को बता दिया था कि मैं आगे धंधा नहीं करूंगी। मालिक ने भी मेरे निर्णय का सम्मान किया और कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नियम के अनुसार मुझे भी फ्लैट खाली करना था। मैंने ये फ्लैट किराए पर ले लिया और पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ रह रही हूँ। अब मैं न केवल तन से बल्कि मन से भी आपकी दुल्हन बन गई हूँ। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज रात आपकी दुल्हन के तौर पर आपकी अंगशायनी बन सकूं। पूनम का चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें काजल से और भी बड़ी लग रही थी। इस बदलाव को देखकर रोहित भावुक हो गया। उसने सोचा ही नहीं था कि एक वेश्या भी ऐसा सोच सकती है। पूनम ने इतना कुछ सोच लिया था जो एक वेश्या कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। माना कि वह तन से पवित्र नहीं है, लेकिन वह मन से तो पवित्र है। उसने कुंदन की तरह खुद को आग में तपाया है और अब उसमें और निखार आ गया है। रोहित की नजरों में पूनम का कद अचानक बढ़ गया। उसमें एक देवी नजर आने लगी, पवित्रता की देवी। एक ऐसी देवी जिसके संपर्क में आने पर और भी लोग पवित्र हो सकते हैं। रोहित खुद को धन्य समझने लगा, जो उसके कारण एक वैश्या का उद्धार होने जा रहा था। पर क्या पूनम सिर्फ एक रात के लिए ही दुल्हन बनेगी? ये अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कंफर्म करने के लिए कहा, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि क्या आप हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनना पसंद करेंगी? यह बात सुनकर पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोहित से चिपट गई। वाकई ये दृश्य काल्पनिक था। ना रोहित ने सोचा था और ना ही पूनम ने। दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए। दोनों के मन में प्रेम के अंकुर फूटने लगे। बिना प्रेम के पति पत्नी का रिश्ता भी कोई रिश्ता होता है क्या? जो लोग प्रेम किसी से और तथा शादी किसी और से करते हैं, सबसे अधिक धोखा स्वयं को भी देते हैं। उनका जीवन सबसे दुख भरा होता है। जीवन का आधार ही प्रेम है और विश्वास है। प्रेम और विश्वास की नींव पर ही रूपी महल खड़ा होता है। सोचिए कि जिसकी नींव ही कमजोर होगी तो महल क्या सुरक्षित रहेगा? रोहित की आंखें भी गीली हो गई थी। आज उसके मन में भी पहली बार प्रेम का अभिभाव था। जब उसने पहली बार पूनम का फोटो देखा था, तब उसे पूनम एक भोग की ही चीज नजर आई थी, किंतु आज वह गंगा जल की तरह एक पवित्र स्त्री नजर आ रही थी। पूनम ने रोहित के लिए अपना धंधा भी छोड़ दिया था, फ्लैट भी छोड़ दिया था, जबकि उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि वह उससे विवाह करेगा या नहीं। अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा था उसने। वह कैसे अपना जीवन गुजारेगी भविष्य में, इसका कोई रोड मैप तो बनाया होगा उसने। रोहित ने उससे इस बारे में पूछा तो वह बोली, उस समय मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था और हकीकत यही है कि आज भी नहीं सोचा है। बस इतना जानती हूँ कि जब मैं दुल्हन बन रही थी तो बस दुल्हन की पवित्रता के बारे में ही सोच रही थी। कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगी और अपना जीवन गुजार लूंगी, यही सोचा था। मुझ जैसी लड़की कभी पत्नी भी बन सकेगी ये तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पर मेरे कारण तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले क्या मुझे स्वीकार कर पाएंगे? पूनम के प्रश्न मौजूद थे, जिन्होंने रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया था। रोहित पलंग पर बैठ गया और उसने पूनम से कहा, क्या एक कप चाय मिलेगी? पूनम ने मुस्कुराकर रोहित को देखा। आज तो आपकी सुहागरात है, आपके लिए एक गिलास दूध तैयार किया है मैंने, वह भी केसर वाला। कहो तो ले आऊं? रोहित ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, नहीं, अभी तो चाय की इच्छा हो रही है। अगर चाय बना सकती हो तो बहुत मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी कैसी, आज तो आप मेरे सरताज है। आपका हर हुक्म सराखों पर। अभी बना कर लाती हूँ चाय। और वह किचन में चाय बनाने चली गई। पूनम चाय बनाकर ले आई। एक कप रोहित को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद ने ले लिया। रोहित अपना कप पूनम के होठों के पास ले गया और बोला, एक सिप लेकर इसे मीठा बना दो। पूनम ने रोहित की आंखों में देखा, वह प्यार का समंदर लहरा रहा था। उसने मुस्कुराकर रोहित को देखा और एक सिप ले लिया। उसने भी अपना कप रोहित के होठों से लगा दिया और रोहित ने भी एक सिप उसके कप से ले लिया। अब चाय और भी मीठी लगने लगी थी। स्वाद भी भावनाओं के अनुरूप होता है। प्रेमी प्रेमिका के होठों में शहद होता है।
उनके होठों से जो कोई सामग्री लग जाएगी उसकी मिठास खुद ही भर जाएगी। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। चाय समाप्त कर पूनम ने रोहित को उसके दूल्हा वाले कपड़े दे दिए पहनने के लिए। रोहित गुमसुम सा सोचता ही रहा। पूनम बोली, अपनी ख्वाहिश पूरी कीजिए ना। रोहित अनमना सा बैठा रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो पूनम ने उसे छेड़ते हुए कहा, उस दिन भी आपने कुछ नहीं किया था। उस दिन मुझे दुल्हन बने देखना चाहते थे, इतनी सारी व्यवस्थाएं भी की। जब आज दूल्हा बनने का वक्त आया है तो आप फिर से पीछे हट रहे हैं, ऐसा क्यों? रोहित काफी देर तक सोचता रहा। फिर वह पूनम का हाथ पकड़कर बोला, उस दिन तो मैं केवल एक रात का दूल्हा बनना चाहता था, पर आज सोच रहा हूँ कि एक रात का ही क्यों हर रात का बन जाऊं। तो क्या बात है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? इस बार पूनम बहुत देर तक सोचती रही। फिर बोली, यह मेरा परम सौभाग्य होगा। परंतु गांव के लोग क्या मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या तुम्हारी माँ मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर पाएंगी? पूनम का चेहरा उदास था। रोहित सोचता रह गया। काफी देर सोचने के बाद वह बोला, मुझे 1 महीने का समय दो पूनम। 1 महीने बाद बताऊंगा तुम्हें इस बारे में। और हाँ, क्या तुम मेरा 1 महीने तक इंतजार कर सकोगी? पूनम ने आश्चर्य से रोहित को देखा और कहा, 1 महीने क्या, सारी उम्र इंतजार करूंगी आपका। और वह रोहित से लिपट गई। रोहित ने भी उसे बाहों में ले लिया और उसके होठों पर अपनी निशानी छोड़ दी। पूनम से अलग होते हुए रोहित बोला, मैं अब जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊंगा, तब हम शादी करेंगे। और पूनम ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, इतने ऊंचे सपने मत दिखाओ ना, अगर टूट गए तो बहुत दुख होगा। मैं इसी दहलीज पर बैठी रहकर जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगी। पूनम ने रोहित के पैर छू लिए। रोहित चला गया। ठीक 1 महीने बाद रोहित पूनम के पास आया और बोला, मैं आ गया हूँ पूनम, चलो यहाँ से दूर चलते हैं, इतनी दूर कि जहाँ कोई हमें जानता तक नहीं हो। वहाँ एक अलग दुनिया बसाएंगे हम दोनों, बिना कोई प्रश्न पूछे। क्या मेरे साथ चलोगी? पूनम रोहित को देखती रही और बोली, मुझे 1 घंटे का समय दो, बस मैं अभी आई। और वह दूसरे कमरे में चली गई। ठीक 1 घंटे बाद अपने कमरे से निकली तो वह एक सूटकेस के साथ चलने के लिए तैयार थी। दोनों चले गए। बाहर फ्लैट का मालिक खड़ा था। पूनम ने चाबी उसे सौंपते हुए कहा, ये लीजिए चाबी, किराया आपके खाते में जमा करा दिया है। यहाँ जो सामान पड़ा है उन्हें गरीबों में बांट देना। रोहित पूनम को लेकर कार में बैठ गया। 8 घंटे की यात्रा करने के बाद रोहित और पूनम एक कस्बे के एक घर के सामने खड़े थे। पूनम ने पूछा, किसका घर है ये? तुम्हारा, रोहित ने मुस्कुराकर कहा। पूनम बोली, मेरा? हाँ तुम्हारा। अंदर चलोगी या सब कुछ यहीं बाहर ही करना है? रोहित के होठों पर शरारत खेलने लगी। पूनम शर्मा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित ने ये सब कर लिया। वह घर के अंदर दाखिल हुई तो रोहित ने उसे अपनी माँ से मिलवाया। पूनम ने अपनी सास के पैर छुए। इतने में पूनम के मम्मी पापा एक कमरे से निकलकर पूनम के सामने आ गए। उन्हें देखकर पूनम खुशी से पागल हो गई और अपनी माँ से लिपट गई। उसकी आंखें बरस पड़ी। उसने कृतज्ञ नजरों से रोहित को देखा। याद है पूनम, जब मैंने 1 महीने का वक्त मांगा था तुमसे, इस 1 महीने में यही सब किया है। अपने गांव का पुश्तैनी मकान दुकान सब बेचकर यहाँ ये मकान और एक दुकान खरीद ली है। माँ को मना लिया और तुम्हारे मम्मी पापा का पता कर उन्हें भी मना लिया है। दोनों के मम्मी पापा के आशीर्वाद के बिना कैसी शादी। आओ पंडित जी, अब अपना काम शुरू कर दो। क्या पता मोहतरमा का मूड चेंज ना हो जाए, इसलिए जल्दी से फेरे करवा दो। रोहित पूनम को छेड़ते हुए बोला। उत्तेजना में पूनम सबके सामने ही रोहित से लिपट गई। पंडित जी ने श्लोक जापने शुरू कर दिए और फिर दोनों की शादी हो गई। फिर साथ में सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।